So students, we was doing NCERT of P block elements और first 10 questions हमने कर लिए थे last time. Now the next question 11.11 of NCERT back exercise. Question क्या है? What is the state of hybridization of carbon in carbonate ion, in diamond and in graphite? मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगती है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लग जाता है। जैसे कार्बोनेट अगर आयन की बात करूं, CO3 2 नेगेटिव, ठीक, तो इसका सबसे पहले एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो कोई भी। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या था? ऐसे ही होता है ना इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, गॉट इट? एक मिनट रुकना जरा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। So how many sigma bonds are formed by the carbon? One sigma bond, second sigma bond, third sigma bond। तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये एक पाई है ना? तो जब तीन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। तो कार्बोनेट आयन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट, उसके बाद इन्होंने बोला डायमंड। डायमंड के केस में क्या होता है? डायमंड के केस में अगर मैंने आपको याद हो कि कार्बन जो है, ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। ओके, डायमंड इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सॉलिड, ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स लाइक दिस। तो कार्बन, अगर एक कार्बन को कंसिडर करें, इसको देख लेते हैं, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड विद 4 डिफरेंट कार्बन। तो if the carbon is forming 4 sigma bonds, it means it will be sp3 hybridized। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद जो थर्ड है, उन्होंने बोला ग्रेफाइट में क्या होती है। ओके, ग्रेफाइट की समझाने के लिए मैं आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा दिखा दूं। ओके, किधर गया आपके पास? ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ओके, इसमें देखो, ये जो डॉट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितने बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन? 1 2 3, 3 का बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय 1 कार्बन। तो 3 सिग्मा बॉन्ड जब एक कार्बन बनाएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2 ना। ओके, तो ग्रेफाइट के केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। क्लियर? और डायमंड का स्ट्रक्चर ये साथ में ही है। इसमें देखो कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा 1 2 3 4। 1 कार्बन atom is forming 4 bonds, so that's why it is having sp3 hybridization। ओके, एक्चुअल में हर कार्बन के पास यहाँ पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है ग्रेफाइट में, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ होता। तभी तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। शायद मैंने आपको वीडियो भी भेजा था इसका, अगर नहीं भेजा होगा तो अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तुम लोगों को, जिसमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और 10th लेवल का ही है तो इसलिए मैंने ये डिस्कस नहीं किया था। तो मैं आपको, अगर आपने फिर भी, अगर आपको डाउट है कईयों को इसमें, तो वो वीडियो देख लेना, उससे क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, चलो, तो ग्रेफाइट के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। So 11.11 is done. Now the next is 11.12. Explain the difference in properties of diamond and graphite on the basis of their structure। स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या डिफरेंस आता है डायमंड और ग्रेफाइट में? ओके, इसके लिए फिर हम दोबारा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखो, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, जो कि हुए पड़े हैं, क्योंकि एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, उसका मतलब क्या है? कि इस कार्बन एटम के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और डायमंड के केस में हर कार्बन एटम जो है वो ऐसे ही 4 बॉन्ड बनाता है। तो इट मींस एवरी कार्बन इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स, मींस नो कार्बन इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसकी वजह से डायमंड क्या होगा? डायमंड इज इंसुलेटर। उसकी वजह से ही डायमंड इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वेयर एज अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपके पास एक छोटे से ग्रेफाइट के पीस में भी, आपको बताइए, एक छोटे से पीस में भी कितने सारे एटम्स होंगे?
ठीक है, तो हर एटम का एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी लगाओगे तो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक छोटे से पीस में ग्रेफाइट के। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री का मतलब यहाँ पे क्या है कि दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली। ओके, क्लियर। तो क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हुए होते हैं, और अगर वो लूजली बाउंडेड हैं और साथ में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो इट मींस दे कैन पार्टिसिपेट इन दी कंडक्शन। ओके, तो इस वजह से जो आपका हर कार्बन के पास जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से जो ग्रेफाइट है दैट इज कंडक्टर। तो एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा, डायमंड जो है वो हार्ड होता है, बट ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। सॉफ्ट और स्लिपरी होने का रीजन क्या है, ये जो सरफेस, ये जो लेयर्स बनी हुई हैं ग्रेफाइट में, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं। जैसे मान लो आपने इस लेयर को पकड़ के थोड़ा सा आगे रगड़ा, तो ये आगे चले जाएगी, ये लेयर ऐसे ही रह जाएगी, तो स्लिपरी टच फील होता है। ग्रेफाइट इसलिए स्लिपरी होता है, और ग्रेफाइट के स्लिपरी होने की वजह से ही इसको एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। जब आप लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं यूज कर सकते होते किसी मैकेनिज्म में या किसी मशीन में, उस टाइम हम सॉलिड लुब्रिकेंट वाली ऑप्शन ढूंढते हैं। जनरेटर में सॉलिड लुब्रिकेंट यूज होते हैं, और सॉलिड लुब्रिकेंट में ग्रेफाइट जो है वो एक बढ़िया सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है, और ये होता भी कंडक्टर है। ओके, सॉफ्ट भी ये इसीलिए है क्योंकि हालांकि होता ही हार्ड है, मतलब सॉफ्ट यहाँ पे कहने का मतलब है कि ब्रेकेबल है। डायमंड जो है वो तो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, दैट इज डायमंड। इसलिए डायमंड को एज अ यू कैन से कटर भी यूज किया जाता है। ओके, जैसे ग्लास कटर, मेटल कटिंग के लिए भी डायमंड जो है यूज किया जाता है। ओके, सो ये वाला प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन तो डन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 11.13। नाउ 11.13, अब इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। रैशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड गिव केमिकल रिएक्शंस। lead to chloride react with chlorine to give lead chloride। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो लेड है वो +2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, +4 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो लेड क्लोराइड में, लेड डाइक्लोराइड में लेड की फॉर्म कौन सी है, +2। और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, लेड टेट्राक्लोराइड। इसमें लेड की फॉर्म क्या है, +4। तो दिस इज पॉसिबल। ओके, यू कैन से इसमें हो क्या रहा है, लेड की ऑक्सीडेशन, और कॉपर 0 से -1 स्टेट में जा रहा है। ये वाले दो कॉपर जो है वो 0 से -1 स्टेट में गए हैं। तो कॉपर कह रहा हूँ, क्लोरीन जो है वो 0 से -1 स्टेट में गए हैं। तो आप क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट है, लेड 4 क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल टुवर्ड हीट। जो लेड 4 क्लोराइड है वो अनस्टेबल होता है टुवर्ड हीट, क्यों। देखो, लेड 4 क्लोराइड हम बना तो सकते हैं अनडाउटेडली, लेड +4 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, बट अभी अगर याद करें हम, ये था ना, तो ये था ग्रुप नंबर 14, और आपको याद होगा ग्रुप नंबर 14 में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो जो डाउन द ग्रुप जो सबसे नीचे होगा उसकी +2 स्टेट स्टेबल है, +4 नहीं। तो लेड 4 क्लोराइड जो है, जैसे ही इसको आप हीट करते हो तो ये, अगर इसको मौका मिले तो ये +2 में जरूर आएगा ना, क्योंकि इसकी +2 वाली फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है। तो ये लेड डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन बनाएगा। ओके, लेड डाइक्लोराइड में लेड जो है वो +2 स्टेट में है। ओके, उसके बाद लेड इज नोन नॉट टू फॉर्म एन आयोडाइड PbI4। लेड PbI4 क्यों नहीं बनाता, इसका रीजन भी दिया था मैंने, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, PbI4 लेड क्यों नहीं बनाता। देखो, लेड के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6s2 6p2, हमने आउटर मोस्ट देखनी है, और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हाईएस्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हाईएस्ट इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 में से इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका ही हाईएस्ट है, क्योंकि जो इससे नीचे वाला है उसकी तो हम डिस्कशन ही नहीं करते, वो रेडियो एक्टिव है। ओके, तो लेड के केस में
6s2 6p2। ओके, ये 6p, हालांकि 6d भी होगा लाइक दिस, वो बाद की बात है। अगर आपने लेड को टेट्रा आयोडाइड में लेके जाना है तो आपको लेड के 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो उसको एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट करके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 6s1 6p लाइक दिस। ओके, बट एक्चुअल में ये एक्साइटेशन करवाने में, मतलब ये इसको अनपेयर करवा के ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ फॉल करवाने में एनर्जी लगती है, एनर्जी खर्च होती है, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही ना। और वो एनर्जी ये उधारी ले लेता, बट क्यों लेता? अगर इसको पता होता कि ये जो इसकी एक्साइटेशन से जो दो नए हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेंगे, उन दो नए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में दो नए बॉन्ड बनाने पे जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बनने पे एनर्जी रिलीज होती है ना, वो जो एनर्जी रिलीज होगी दो नए बॉन्ड बनाने पे, वो एनर्जी रिलीज जो है वो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा होती, तो तब ये ऐसा करवा सकता। बट एक्चुअल में आयोडीन और लेड का बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनेगा नहीं, ठीक है, कि इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा कि इन दोनों की कलेक्टिवली जो एनर्जी निकले, मान लो 5 यहां से निकली 5 यहां से निकली, टोटल निकली 10 जूल ऑफ एनर्जी, बट एक्साइटेशन करवाने में लगी है 12 जूल ऑफ एनर्जी। ये तो घाटे का सौदा हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे एक्साइटेशन के बाद, उन उनकी जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है उनकी वजह से, उन दो बॉन्ड की वजह से, क्योंकि दो तो बनना ही है, उनको नहीं हमने डिस्कस करना। ओके, ये जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे इनकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, that energy released is less than the energy required for the excitation of 6s electron to the higher 6p orbital. So that's why lead tetraiodide is not formed. ठीक है, energy required for excitation is less than, is more than, not less than, sorry, is more than energy released by extra two bonds formed. ओके, जो एक्स्ट्रा टू बॉन्ड बनेंगे उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी से कम है, सो दैट्स व्हाई लेड टेट्राआयोडाइड बनता नहीं। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता, लेड टेट्राफ्लोराइड बन जाता है, क्योंकि लेड और फ्लोरीन के जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे उनकी जो एनर्जी निकलेगी उनसे, वो एनर्जी दोनों की मिला के बोल रहा हूं मैं, वो एनर्जी एक्साइटेशन करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उससे ज्यादा होगी, इसलिए वो चीज पॉसिबल है। क्योंकि उधार तब लिया जा सकता है अगर उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा हो हमें किसी बिजनेस में, अदरवाइज हम किसी ऐसे बिजनेस को करने में, मतलब इसको बिजनेस की तरह ही समझ लो, हम किसी ऐसे बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो भी उधार लेके, जिसमें 100 लगा के ऐसे ही आएंगे, कोई भी नहीं करेगा। ओके, क्लियर? हाँ, 100 लगा के अगर 120 आते हो 110 आते हो फिर भी कोई सोच सकता है, घाटे का सौदा तो कोई भी नहीं करता। और मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही हैं। ओके, एक्चुअली वी आर आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, तो हम अगर ऐसे सोच सकते हैं तो मॉलिक्यूल भी तो खुद सोच सकते हैं, उनका भी तो दिमाग ऐसे चल ही सकता है। ओके, चलो, तो 11.13 इज डन। नाउ 11.14 suggest why the boron fluorine bond length in BF3 is 130 picometer and in BF4 negative is 143 picometer. This is very very important question, ऐसा क्वेश्चन अभी टच नहीं किया हमने। ओके, ये कह रहे हैं BF3 का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। BF3 इज लाइक दिस। ओके, तो इसके केस में ये जो बोरोन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 130 पिकोमीटर। ओके, ये जो BF4 नेगेटिव है ये कैसे बना होगा, ये बना होगा एक फ्लोराइड आयन आके डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ओके, ये है BF4 नेगेटिव और ये है BF3। ओके, इसके केस में ये जो बॉन्ड बन रहा है इसकी लेंथ है 143 पिकोमीटर
और इसमें जो बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ है 130 पिकोमीटर। बट ऐसा कैसे है? तो दोनों ये सिंगल बॉन्ड ही है, ये भी सिंगल बॉन्ड है बोरोन और फ्लोरीन का, ये भी बोरोन और फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, तो इनकी लेंथ तो सेम होनी चाहिए थी। व्हाई दिस लेंथ इज डिफरेंट? व्हाई? इसका रीजन है एक फिनोमिना, शायद मैंने ये किसी चैप्टर में टच किया है बट इस चैप्टर में नहीं टच किया। ठीक है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज दी बैक बॉन्डिंग। अभी बैक बॉन्डिंग क्या चीज होती है? मान लो आपके पास कोई एटम है ए, इसके ऊपर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये किसी एटम के साथ जुड़ा है बी, इसके पास एक ऑर्बिटल है जो फुल्ली फिल्ड है। ओके, और दोनों ऑर्बिटल, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। ओके, एंड बोथ लाई इन द सेम प्लेन, बोथ लाई इन सेम प्लेन में है ये दोनों। ओके, तो होता क्या है, ये वाला ये फील्ड है, ये एम्प्टी है, तो इनमें भी साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है ना। ठीक है, फील्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल और एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में ये बॉन्डिंग हो सकती है एक तरह की, तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग हो सकती है। हालांकि एक्चुअल में बॉन्ड बनता नहीं है बट फिर भी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो जाती है इन दोनों की। और अगर ऐसा होगा तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, और यही रीजन है BF3 के बॉन्ड के छोटे होने का एज कंपैरिजन टू BF नेगेटिव आयन। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं BF3, BF3 में बोरोन का भी एक ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी। ओके, बोरोन हैज, और फ्लोरीन के पास आपके पास आपको पता ही है 3 लोन पेयर होते हैं, ईच फ्लोरीन इज हैविंग 3 लोन पेयर, और तीनों लोन पेयर 3 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में पड़े होंगे। ओके, तो फ्लोरीन के पास ये है, तो फ्लोरीन जो है वो बोरोन के साथ बैक बॉन्डिंग करवा सकता है, ये वाला फ्लोरीन भी करवा सकता है, ये वाला फ्लोरीन भी बोरोन के साथ बैक बॉन्डिंग करवा सकता है, और ये वाला फ्लोरीन भी बोरोन के साथ बैक बॉन्डिंग करवा सकता है। तो इट मींस एक्चुअल में इनके केस में इन तीनों बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं बट थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके, अ लिटिल बिट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, बट अगर मैं बात करूं BF4 नेगेटिव, तो इसके केस में क्या है, इसके केस में बोरोन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उस वो भी हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, और उसने इस फ्लोरीन के साथ डेटिव बॉन्ड बना लिया, डेटिव बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है इसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3, इसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था। ओके, तो इसके केस में आपके पास कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा ही नहीं है, इनफैक्ट बोरोन के ऊपर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, इट हैज नो एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर बैक बॉन्डिंग। तो इसमें जो बोरोन फ्लोरीन का बॉन्ड है वो प्योर सिंगल है, और प्योर सिंगल बॉन्ड की लेंथ बोरोन फ्लोरीन की 143 पिकोमीटर होती होगी, और अगर थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा बोरोन और फ्लोरीन के बीच में, उसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथन अप हो जाएगा। तो इसलिए बोरोन और फ्लोरीन का जो सिंपल जो जिसमें थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड करेक्टर होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 130 पिकोमीटर। तो इसलिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में बोरोन फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ जो है वो 130 पिकोमीटर है, और इस मॉलिक्यूल में बोरोन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 143 पिकोमीटर है। दैट्स इट, सिंपल रीजन था। नाउ द नेक्स्ट,
11.15. If BCl bond has a dipole moment, explain why BCl3 molecule has zero dipole moment. ओके अब हमें पता है कि बोरोन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बॉन्ड जो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। तो बोरोन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये इट हैव सम डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, ठीक है। बट BCl3 मॉलिक्यूल की ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जीरो कैसे हो जाती है? उसका रीजन है उसकी ज्योमेट्री, है ना। तीन बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड्स की अपनी डायपोल मूवमेंट होगी। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बट आपको पता है वेक्टर एडिशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट इधर को, इस बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट इधर को, इस बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट इधर को। तो ये तीन, और डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तीन वेक्टर हैं जो आपस में एक 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री पैरेलल प्लेनर है ना। तो तीन अगर इक्वल वेक्टर आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हो और एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे ये तीनों वेक्टर ऐसे एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं लाइक दिस, तो इन तीनों का ओवरऑल कितना होता है? जीरो, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा और इधर का वेक्टर ये है, और ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ओके। जिसकी वजह से ये जो बोरोन है इसकी ओवरऑल डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? ओवरऑल डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 11.16. Aluminium trifluoride is insoluble in anhydrous HF but dissolves on addition of NaF. अगर आप एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड को सिर्फ HF में डिसॉल्व करो तो वो डिसॉल्व नहीं होता, ओके। बट अगर आप एल्यूमिनियम फ्लोराइड को, ट्राइफ्लोराइड को, HF क्या है? ये एसिड होता है, ठीक है। अगर ये HF का एसिड है बट इसमें एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड डिसॉल्व करने से पहले अगर आप सोडियम फ्लोराइड डाल लो तब ये डिसॉल्व हो जाता है। मतलब इसमें सोडियम फ्लोराइड अगर होता HF में ही तब ये डिसॉल्व हो जाता है, ओके। व्हाई? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है सबसे पहले अगर हम HF की बात करें, HF के केस में, क्योंकि अगर ये प्योर HF का सोल्यूशन लिया, आपको याद होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में मॉलिक्यूल्स ऐसे बड़े होते हैं और इनमें आपस में ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग हो रखी होती है, H बॉन्डिंग होती है ना इसमें, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का इस H बॉन्डिंग को तोड़ के इसमें डिसॉल्व होना प्योर HF में इज नॉट पॉसिबल, ओके। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है ये तब खुलेगा अगर ये फ्लोराइड आयन लेके ये सॉल्ट की फॉर्म में बनेगा। अगर फ्लोराइड आयन लेके ये सॉल्ट की फॉर्म में बन जाए, AlF4 नेगेटिव बन जाए, तब ये डिसॉल्व हो जाएगा। बट एक्चुअल में HF में से फ्लोराइड आयन निकलता ही नहीं है। फ्लोराइड आयन रिलीज इसलिए नहीं होता क्योंकि HF में ये जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से बड़े ज्यादा स्ट्रांगली अटैच हुए होते हैं, तो इसमें से फ्लोराइड आयन नहीं निकलता। उल्टा अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि HF में से HF2 नेगेटिव आयन ये रिलीज होता है। अगर इसकी आयोनाइजेशन हो भी ना तो HF2 नेगेटिव आयन रिलीज होता है। बट अगर AlF3 में F नेगेटिव आयन ऐड हो तब जाके ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, एक एनायन में कन्वर्ट होगा, और जब ये एनायन में कन्वर्ट होगा उसके बाद डिसॉल्व होगा, उससे पहले डिसॉल्व नहीं होगा। क्योंकि HF एक जो है वो आयनिक लिक्विड है। और आपको प्रिंसिपल याद होगा, क्या प्रिंसिपल होता है? लाइक डिसॉल्व लाइक, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ओके। तो अब हम इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करें? सोडियम फ्लोराइड डाल के। सोडियम फ्लोराइड डालने से क्या होता है? जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, ट्राइफ्लोराइड है, वो सोडियम फ्लोराइड के साथ तो रिएक्ट कर सकता है,
क्योंकि सोडियम फ्लोराइड तो फ्लोराइड आयन रिलीज कर सकता है, और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड सोडियम ट्राइफ्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी सोडियम फ्लोराइड के साथ के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड आयन बनाता है, ये वाला। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक सॉल्ट बन गया जिसकी वजह से कैटायन और आयन रिलीज होंगे, ये वाला कैटायन और ये वाला पूरा आयन, ऐसे वाले आयन रिलीज होंगे जब इसको डिसॉल्व किया जाएगा। और HF एक पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें डिसॉल्व हो भी जाएगा अभी। ओके, क्लियर? सो this salt will dissolve, now it will dissolve, now it will dissolve in HF, इसके बाद ये HF में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आगे ये क्या कह रहे हैं, ये सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, अब ये सेकंड पार्ट है। एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बन गया जब आपने NaF ऐड हुआ, NaF ऐड किया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बना क्यों, पहली बात क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाया और ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। ओके, क्लियर? बट अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, जिस सॉल्यूशन में ये सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड ये वाला मॉलिक्यूल भी है, ये वाले आयंस भी हैं, ठीक। अगर इस सॉल्यूशन में से आप कौन सी गैस बोल रहे हैं, ये BF3 बबल आउट करवाओगे, मतलब इसमें से BF3 पास करवाओगे, कौन सी गैस पास करवा रहे हैं, BF3। ओके, अगर इसमें से BF3 गैस पास करवाओगे तो दोबारा से एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, फिर से AlF3 बाहर निकल आएगा। क्यों? अभी इसका रीजन क्या है, देखो जो आपके पास ये वाला जो बना है सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड, ये वाला, अगर ये BF3 एक्सेस में मिल जाए इसको, जो कि आप इसमें से बबल आउट करवा रहे हो, है ना, आप ये जो सोल्यूशन ले रहे हो इसका, और इसमें से कौन सी गैस पर पास करवा रहे हो, इसमें से गैस पर पास करवा रहे हो BF3, ठीक। तो आप देखोगे कि सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड को में से अगर BF3 गैस पास करवाई जाए तो क्या बनेगा आपके पास, यू विल गेट सोडियम बोरोफ्लोराइड प्लस दोबारा से एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, तो ये दोबारा बन रहा है और ये तो सॉल्युबल होता ही नहीं है। ओके, तो ये दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसकी दोबारा से प्रेसिपिटेशन आउट हो जाएगी। ओके, तो ये बन गया आपके पास, ये इसलिए प्रेसिपिटेट आउट होता है। गॉट इट? ये सेकंड स्टेप में इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आप बोलोगे कि ये जो सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड बन चुका है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हुआ है, क्योंकि ये आयनिक है। आयनिक कैसे है, क्योंकि इसकी वजह से सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन बनेंगे प्लस एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड आयन बनेगा। ओके, क्लियर? तो ये वाले में इसमें जो है ये वाला बना आयन, ये वाला आयन दोबारा से BF3 के साथ रिएक्ट करके उसको सोडियम टेट्राफ्लोरोब्रोमाइड बना के और साथ में एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि जो कंसेप्ट आपने ये मान के चलना है कि जो कंसेप्ट आपने पहली बार सुना है, या मान लो कोई कुछ इसमें कुछ नया निकल के आया, तो उसको फिर आपने इंपॉर्टेंट ही कंसिडर करके चलना है। ओके, उसको जाने नहीं देना, इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है, सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.17, सजेस्ट द रीजन व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों होती है, ये मैंने वैसे आपको बताया भी था। क्या बताया था मैंने, कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है, और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को एक बार इनहेल कर लो तो हीमोग्लोबिन जो है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, या उल्टा बोल लो कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाती है, और इनका ये जो बॉन्ड है वो 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, किस बॉन्ड से, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बनता है। ओके, देन दिस, ओके, स्ट्रॉन्गर, ये जो 300 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर एज कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है, उस वजह से होता क्या है, अगर आपने एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली तो वो आपके हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा नहीं अच्छे से,
ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में जितनी भी हीमोग्लोबिन है वो सारी की सारी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, आपने मान लो एक्सेस में कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली, तो होगा क्या, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन के लिए स्टार्व करना शुरू कर देंगे। और अगर ऑक्सीजन की स्टार्वेशन होगी आपकी बॉडी के ऑर्गन में, तो वो अल्टीमेटली डेड पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, दे विल डाई। और अगर ऑर्गन फेलियर हो गया तो बंदा फेलियर, ठीक है, फिर तो मरना तय है। नेक्स्ट है 11.18, हाउ इज द एक्सेसिव कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्चुअल में होता क्या है, मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे सन की रेडिएशन पड़ती है, ओके, सन की रेडिएशन जो पड़ रही हैं उसमें विजिबल रेज भी हैं, इंफ्रारेड रेज भी हैं और यूवी रेज भी हैं। यूवी रेज तो ऊपर ही रुक जाती हैं, क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है, यूवी रेज यहीं से ब्लॉक डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये यूवी रेज डिफ्लेक्ट होगी, ओके। बट एंटर कौन कौन सी कर जाती हैं, विजिबल और इंफ्रारेड रेज जो है वो एंटर कर जाती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक। और जो इंफ्रारेड रेज हैं, विजिबल तो चलो प्लांट्स वगैरह यूटिलाइज कर भी लेते हैं, जो इंफ्रारेड रेज हैं उनका कोई काम नहीं है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं दोबारा से, ओके। बट अगर इनको डिफ्लेक्ट ना होने दिया जाए, मान लो कोई गैस है जो इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने का मतलब, इंफ्रारेड रेज जैसे आपने सुना होगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव बड़ा यूज होता है ना आजकल, तो हर घर में माइक्रोवेव यूज होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो लो एनर्जी वेव्स होती हैं। लो एनर्जी वेव्स होने की वजह से, मान लो आपने कोई फूड आइटम रखी उसके अंदर, है ना, फूड आइटम रखी तो वो लो एनर्जी वेव्स हैं, मतलब उनकी एनर्जी हाई नहीं होती, बट एक्चुअल में वो करती क्या है, वो लो एनर्जी होने की वजह से जो अंदर वाटर के पार्टिकल हैं उस चीज में, उनको वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और अगर वो पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, सारे वाइब्रेट हो रहे हैं, और उस वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपकी वो चीज गर्म हो जाती है। और माइक्रोवेव की जो एनर्जी है वो आईआर से कम होती है, माइक्रोवेव वाली जो माइक्रोवेव जो रेडिएशन हैं उनकी एनर्जी आईआर रेडिएशन से कम होती है, तो आईआर की रेडिएशन देखो एनर्जी हाई है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। जैसे वाटर के लिए माइक्रोवेव्स बेस्ट हैं, वाटर माइक्रोवेव्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, मतलब आपकी आईआर रेडिएशन जो वापस जानी चाहिए थी वो वापस नहीं जा रही, ठीक है, वो एटमोस्फेयर में रह रही है, जिससे आपके एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो आपका ओशन लेवल बढ़ेगा, ओशन लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे जितने भी आपके पेनिसुला, पेनिसुलाज है ना, पेनिसुलाज मतलब जो सी, लार्ज लैंड जिस जो सी के अराउंड होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला, ओके। जितने भी पेनिसुलर एरियाज हैं वो सारे डूबना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सी वाटर का अगर लेवल बढ़ गया तो वो डूबना शुरू हो जाएंगे, अल्टीमेटली डूबेंगे फिर, है ना। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं तो हम हैं, बट एक्सेस में नहीं होनी चाहिए ये, एक्सेस में अगर होगी तो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करेगी, जिससे फ्लड्स आएंगे सी लेवल इंक्रीज होने पे, ओके। और सी में फ्लड आने का मतलब क्या है कि आपकी जो रिवर्स हैं उनके फ्लो को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियस है, जहां पे रिवर फ्लो करती है, जितना मान लो अपनी व्यास नदी जी लागू लगती है, ठीक है, तो उसमें अगर उसका लेवल राइज कर जाए तो उसके इर्द गिर्द वाले एरिया भी डूब जाएंगे, फ्लो स्लो हो जाएगा, ओके, रिवर का। तो ऐसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इट मींस सो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करेगी, हमें लगता है कि ग्लेशियर मेल्ट होंगे फिर क्या हो गया, फिर क्यों जाना, फिर अपन सानू की फर्क पैंदा, ठीक है। सी लेवल बढ़ेगा तो रिवर के फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा, और रिवर तो हर जो स्टेट्स हैं जो सिटीज हैं वो रिवर्स के अकॉर्डिंग ही तो बनाई गई हैं, सो दैट बंदों को पानी पीने को मिल जाए,
है ना। तो अगर पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी पीने रिवर के ज्यादातर जो जितनी भी आबादी है वो रिवर के पास में क्यों होती है, क्योंकि ऑब्वियस है पानी पीने को मिलेगा, है ना। रिवर के पास ही ज्यादातर सिविलाइजेशन हुई है, चाहे वो आप हिस्ट्री से उठा के देख लो। क्लियर। तो इट मींस अल्टीमेटली इफेक्ट हम पे ही आएगा। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको भी बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11.19, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एंड बोरिक एसिड। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर तो आपको मैंने बताया था, डाइबोरेन में क्या होता है, ये एक BH3 है। ओके, यहाँ पे इसके शेयर्ड हुआ, ये वाला शेयर्ड हुआ बड़ा, ये और ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, और ये दूसरा BH3, ये शेयर्ड पेयर, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। ठीक है, लाइक दिस, और ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक, ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल जो है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ये वाला इस बॉन्ड को आप ऐसे ओवरऑल बॉन्ड की तरह देखो, और सिमिलरली इस बॉन्ड को भी आप ऐसे ओवरऑल बॉन्ड की तरह देखो। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और इसको भी क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी बनाना बॉन्ड। ओके, और दूसरी तरफ इन्होंने बोला बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाइक दिस। क्योंकि ऑक्सीजन के अराउंड जो है वो शेप वेंट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, और बोरोन के अराउंड जो शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि बोरोन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, बट एक्चुअल में बोरिक एसिड जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में ना रह के एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि बोरिक एसिड में H बॉन्डिंग हो सकती है। तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको एक बार दोबारा से, रिकॉलिंग कर हो जाएगी। इधर क्या बोरिक एसिड, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। कई सारे मॉलिक्यूल मिलके एसोसिएट कर जाते हैं, और अगर पेपर में ये एसोसिएशन वाला स्ट्रक्चर आपसे ना बने, ओके, तो ज्यादा फिर पंगे नहीं लेने, फिर सिंपल स्ट्रक्चर बना के आ जाना, और साथ में लिख देना बट ड्यू टू H बॉन्डिंग दे रिमेन इन दी एसोसिएटेड फॉर्म। ऐसे दिखा देना कि यहाँ से H बॉन्डिंग हो सकती है, 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 और यहाँ से H बॉन्डिंग हो सकती है। ओके, तो ये बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएटेड फॉर्म में होता है बाकी बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, और अगर बन जाए फिर तो वेल एंड गुड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 11.20, व्हाट हैपेंस व्हेन बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रांगली। बोरेक्स को स्ट्रांगली हीट करने पे क्या होता है, ये तो हमने बड़ी बार वैसे किया हुआ है ना बोरेक्स वाला। ठीक, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था, Na2B4O7.10H2। इसको हीट करने पे पहले तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता है, तो ये क्या बनता है, सोडियम, इसमें से वाटर जो है वो रिलीज हो गया। ओके, अब इसको फर्दर आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा, उसके बाद बनेगा सोडियम मेटाबोरेट। तो इसका फॉर्मूला होता है Na, सॉरी यहाँ पे O7 आना था, NaBO2 प्लस बोरिक एसिड बनता है। ओके, और यही इन दोनों की कंपोजिशन, इनके ये देखने में कैसे लगते हैं, ग्लासी बीड की तरह। ओके, मतलब कांच के मोती की जैसा। ओके, क्लियर। और यही टेस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये ट्रांजिशन मेटल्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ट्रांजिशन मेटल्स लाइक आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए ये बोरेक्स बीड टेस्ट करवाया जाता है। ओके, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स के जो मेटाबोरेट्स होंगे, ये मेटाबोरेट है, सोडियम मेटाबोरेट, और जैसे आयरन मेटाबोरेट जो होता है ये कलर्ड होते हैं, कोबाल्ट मेटाबोरेट कलर्ड होता है, जिससे ये सॉल्ट एनालिसिस में ये वाला टेस्ट करवाया जाता है। ओके, सो बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रांगली, मतलब अल्टीमेटली आपके पास सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, बोरिक एसिड इज एडेड टू वाटर। जब बोरिक एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है तो क्या होता है,
बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3BO3। हमने अभी इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था पीछे, लाइक दिस। ओके, जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो वाटर में से क्या रिलीज होता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। एक OH नेगेटिव आयन तो इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है ना, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो एक OH नेगेटिव आयन तो उसके साथ जुड़ जाता है थ्रू एम्प्टी ऑर्बिटल, और जो H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज हो जाता है। तो क्या बन जाता है आपके पास, BOH4 नेगेटिव। एक्चुअल में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, BOH थ्राइस। बोरिक एसिड को आप BOH थ्राइस भी लिख सकते हो। हालांकि ऐसे लिखोगे तो ऐसे लगता है बेस है, बट एक्चुअल में ये बेस नहीं है, ये एसिड है। और इसका एज ए एसिड बिहेव करने का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये वाटर के साथ, वाटर में से OH नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करके H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है, और हमें लगता है कि इसने किया है। एक्चुअल में इसने खुद, इसने अपना नहीं किया, इसने वाटर में से H पॉजिटिव आयन निकाल के रिलीज किया। तो आपके पास ये बन गया सोडियम टेट्राबोरेट आयन, सॉरी इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट आयन, और ये आपका H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है। ओके, इस वजह से ये एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। ओके, चलो, तो ये दिस इज डन। एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ एल्यूमिनियम को ट्रीट करने पे क्या होता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज गोइंग टू गिव सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। या जैसे मैंने बोला था कि ये फर्दर रिएक्ट हो जाता है क्योंकि वाटर तो होता ही है सोल्यूशन में, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बनता है, अल्टीमेटली आपके पास बन जाता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट आयन, ये सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। बस बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत आपको फर्क पड़ना पड़ेगा क्योंकि ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके इस फॉर्म में आ जाता है। अगर आपने ये रिएक्शन लिखी है तो भी ठीक है, ये रिएक्शन लिखी है तो भी ठीक। नेक्स्ट, व्हेन BF3 इज रिएक्टेड विद अमोनिया, जब BF3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो BF3 रिएक्ट विद अमोनिया। ओके, तो बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो होता ही है, और अमोनिया के पास जो है ये लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है और ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट अमोनिया एंड BF3 में ये बन गया। ओके, क्लियर। तो इसके केस में आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें ये एज अ लुईस एसिड एक्ट किया, ये एज अ लुईस बेस एक्ट किया। ओके, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका बन गया। इसमें एक और चेंज आता है, क्या चेंज आता है, बोरोन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp2। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। बट जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रही, इसमें कोई फर्क नहीं आया, बट बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाती है, क्योंकि डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए जो बोरोन है उसने अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट किया होगा। ओके, क्लियर। तो ये वाला चेंज नोट कर लेना, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था ये वाला क्वेश्चन, सेम डिटो। ओके, तो चलो आज के लिए यही 10 क्वेश्चन बहुत हैं, बाकी जो अगले वाले क्वेश्चन है इस पी ब्लॉक के वो हम कल करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।